नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वंडरर पाटिल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 85% ऑफ माय व्यूअर्स वॉच इट एंड डोंट सब्सक्राइब। तो ऐसा मत कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए। काफी मेहनत कर रहा हूं व्लॉग्स बनाने के लिए, काफी रिसर्च जा रही है और उसके बाद ही एक व्लॉग बनता है। तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको इस व्लॉग से कुछ नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में। पहले बार सुना होगा काफी दर्शकों ने। अरे कोई बात नहीं, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन एक्चुअल में उतना टेक्निकल है नहीं। हम सभी ने बचपन में फ्रैक्शन स्कूल में पढ़ा ही होगा। मराठी में उसे कुछ और कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते हैं, लेकिन फ्रैक्शन हर किसी ने पढ़ा है जो भी स्कूल गया है। आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे ये फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। स्पेशली वो दर्शक जो मुझे फोन कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर यार ऐसी कोई जगह बता दो, 20 लाख है, 25 लाख है, 10 लाख है, हम लोन ले लेंगे और एक 1 BHK में इन्वेस्ट कर देंगे। और मेरा सवाल उनसे होता है, एक मिनट, आपके पास 10 लाख है, आप 10 लाख में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको बाकी की रकम तो बैंक से लोन में लेनी होगी। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? क्योंकि बैंक तो आपको 9% चार्ज करेगा, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फलाना ढिंगाना सब पकड़ के तो काफी तगड़ा अमाउंट हो जाएगा। आपको वो ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लगेगा? प्लस हर साल आपको बैंक को तो लोन देना ही है, EMI तो देनी है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं रियल एस्टेट में और उससे मैं रेंटल यील्ड कमाऊं। रेंटल यील्ड आप में से कुछ दर्शकों को शायद पता नहीं होगा। क्या होता है रेंटल यील्ड? ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी में एक एक्स अमाउंट लगा दिया, मान के चलिए 1 करोड़ लगा दिया, बड़ा अमाउंट है, लेकिन 1 करोड़ में आजकल नवी मुंबई में तो फिर भी आ जाता है, मुंबई में तो शायद कुछ भी ना है, 1 BHK आ जाएगा इन सम लोकेशन। लेकिन मान के चलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके ऊपर आपको 20 से 25 हजार का रेंट आता है, तो वो लगभग 3 लाख हो गया। 25 into 12 इज अराउंड 3 lakhs, है कि नहीं? तो 3% इज योर रेंटल यील्ड। अब ये डिबेट का विषय है कि रेंटल यील्ड ये भी बढ़ता जाएगा, प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट हो जाएगी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 3% ही है। वेल, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। अभी हाल फिलहाल का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग रेंटल यील्ड में ग्रोथ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले साल इट वाज क्लोज टू अराउंड 3%, बट मुंबई में अभी ये 4% के आसपास धीरे धीरे क्रॉल करते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन इन रियल एस्टेट। लेकिन आज अब जो मार्केट देख रहे हो तो क्रैश हो गया है, लोगों के पास पैसे नहीं है। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, कंपनीज के रिजल्ट्स देख लीजिए Q2 के, नॉट डूइंग दैट ग्रेट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर शोइंग स्लो ग्रोथ। तो ये सारे फैक्टर्स है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। क्या होता है फ्रैक्शनल ओनरशिप? बाय डेफिनेशन एक कॉमन निवेशक उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी रेंटल यील्ड क्या है, उसकी अप्रिसिएशन यील्ड क्या है, और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके अलावा टैक्सेशन पे क्या इंप्लीकेशन होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के ब्लॉग में समझेंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है और इसी वजह से एक आम निवेशक उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। तो क्या होता है, फ्रैक्शनल ओनरशिप की ना कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये आपको ऑप्शन देते हैं एज एन इन्वेस्टर कि आप एक मिनिमम अमाउंट, एक स्मॉल टिकट साइज के साथ आइए और आप ही के जैसे इन्वेस्टर हम ढूंढेंगे। आप सभी को हम एक कोलैबोरेशन में, समूह में इकट्ठा करेंगे और आपसे पैसे लेकर हम एक बड़े से कॉर्पोरेट स्पेस कह लीजिए, या फिर रिटेल स्पेस कह लीजिए, या फिर ऑफिस स्पेस कह लीजिए, या फिर लग्जरी फ्लैट भी कह लीजिए, और उनके पास ये पूरा इंफॉर्मेशन होता है, पूरा डेटा होता है। ऐसी जगह होगा जहां पर रेंटल यील्ड ज्यादा हो, जहां पर प्रॉपर्टी की हाई डिमांड हो। आपको भी शायद पता होगा कि किसी भी सिटी में ऐसे कुछ स्पॉट्स होते हैं, स्मॉल पॉकेट्स होते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड काफी ज्यादा होती है, लेकिन आपके पास वो पैसा नहीं होता कि आप वहां पर इन्वेस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है BKC में कोई भी प्रॉपर्टी हो वो अच्छा रेंटल यील्ड देगी ही देगी। मुझे पता है कि नवी मुंबई में जो कॉर्पोरेट हब्स है, जो वाशी के अगल बगल के इलाके हैं, वहां पर जो कॉर्पोरेट स्पेसेस है, वहां पर रेंटल यील्ड हमेशा ही अच्छी रहेगी। लेकिन मेरे पास वो पैसा नहीं है कि मैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये जो कंपनीज होती हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप की, ये क्या करती हैं, ये लोगों को इकट्ठा करती है और ऐसी प्रॉपर्टीज को खरीदती है। अब ऐसे प्रॉपर्टीज का एडवांटेज क्या है? देखिए, पहला एडवांटेज ये है हाई रेंटल यील्ड, यानी ऑन एन एवरेज, जहां पर मैंने कहा ना
कि एक आम फ्लैट में, एक आम रेसिडेंशियल एरिया में जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो लगभग 3 से 4% आपको रेंटल यील्ड मिलती है। अब ये एक कंबाइंड डेटा है। अगर आपके पास कम निवेश के लिए अमाउंट है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो ग्राम पंचायत में हो, या फिर एमएमआरडीए रीजन में हो, या फिर सिटी सेंटर से काफी दूर हो, तो वहां पर रेंटल यील्ड हमेशा कम रहेगी। आप डेटा कंपेयर करके देख लीजिए, या फिर अपने दोस्तों को पूछ लीजिए कि अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है जो स्टेशन से दूर है, जहां पर पानी के इश्यूज है, जहां पर सोसाइटी के इश्यूज है, वहां पर रेंटल यील्ड क्या है। तो ज्यादातर केसेस में आपको ऐसा पता चलेगा कि 2% के आसपास उनकी रेंटल यील्ड है। तो ये एक चैलेंजिंग बात हो जाती है। और उसके अलावा जब आपकी प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन पे होती है तो उसका जो अप्रिसिएशन है, यानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ती है, रेंट के अलावा प्रॉपर्टी की जो साल दर साल वैल्यू बढ़ती है, वो ऐसे पॉकेट्स में ही बढ़ती है जहां पर डिमांड ज्यादा हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आपको पता भी हो कि कहां पर बढ़ने वाली हो, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब आप फ्रैक्शनल ओनरशिप थ्रू इन्वेस्ट करते हो ऐसे प्रॉपर्टीज में, तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि कैपिटल कम लगता है, क्योंकि आप जैसे और 20 होंगे, 50 होंगे, 100 लोग होंगे जो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो इनका जो फंक्शन है वो कैसा है उसको भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि कैपिटल भी अप्रिशिएट होता है और रेंटल यील्ड भी अच्छी होती है। जो इनका डेटा है, अगर मैं उसे देखूं तो तकरीबन ये क्लेम करते हैं 8 से 9% रेंटल यील्ड, यानी अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो आपको लगभग 80,000 रुपए हर साल रेंट में आएंगे। और ये साल वाला रेंट नहीं देते, ये हर महीने के एक फिक्स तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यानी आप 80,000 को डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, वो अमाउंट आपके अकाउंट में हर महीने आता जाएगा फॉर दी 10 लाख दैट यू हैव इन्वेस्टेड। तो ये तो अच्छी बात हो गई, है कि नहीं। उसके अलावा आपको एक स्मॉल टिकट साइज में, छोटे कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी, द थर्ड एडवांटेज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। क्योंकि अगर आप ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा, आपको भी कुछ डेटा देखना होगा, पेपर वर्क देखना होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। अब थर्ड चीज, लीगैलिटी। क्या आप उतने सक्षम हैं कि आप बिल्डर के साथ नेगोशिएट कर पाए, या फिर पेपर वर्क आप समझ पाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी टीम्स होती है, इनके लॉयर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे ये सारा काम करते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे ना कि यार मैंने तो 10 लाख डाल दिए, अब इसकी ओनरशिप तो उनके पास है, क्या होगा कल अगर भाग गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं जिस प्रपोर्शन में आपने इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है और हर किसी ने 20 लाख रुपए डाले हैं, तो उसके बेसिस पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे, तो वो प्रपोर्शन में, यानी आपके 20 लाख के अगेंस्ट आपको उसी इक्विवेलेंट के शेयर्स मिलते हैं, तो आप वो शेयर होल्डर हो जाते हो। तो ये एक चीज है कि आपको है ना, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हो, आपके नाम पे वो रजिस्टर होती है प्रॉपर्टी, सो यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कल को कंपनी भाग गई तो भाग भी जाए, लेकिन ओनरशिप आपके पास रहेगी। तो ये तो सारी अच्छी चीजें हो गई। लीगैलिटी वो देख रहे हैं, रेंट वही कलेक्ट कर आपको दे देंगे मंथ में एक फिक्स डेट पे। उसके अलावा कैपिटल भी अप्रिशिएट हो रहा है। उसके अलावा वो चेक भी कर रहे हैं कि कौन से ऐसे स्पॉट्स है जहां पर वैल्यू बढ़ेगी। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। ऐसा क्या है जो इसमें चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं ये किसी को रेकमेंड नहीं करता, लोन लेकर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको एक लमसम अमाउंट उनको देना होता है। अब वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप देना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने जब आपकी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू बात होगी, जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि आप अगर उनके वेबसाइट पे जाए, कौन कौन सी कंपनीज है वो भी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे दूंगा। आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनके वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स भर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, आई एम इंटरेस्टेड। तो आपने एक बार डिटेल दे दी तो ये आपको मैसेज कर देंगे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि ये हमारा वेबिनार है, इसे अटेंड कर लीजिए, जहां पर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल कि ये काम कैसे करते हैं। अगर आप अग्री कर लिए तो इसके बाद क्या होता है, आपको ये बताते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं और ये हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में खरीदना ऑन योर बिहाफ। तो आपको वो जनरली पहले कहते हैं कि है ना, प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है या फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है, मान के चलिए अगेन 20 लाख, तो 20 लाख का 10% आपको एक अकाउंट में जमा कराना है। अब वो कौन से अकाउंट में जमा कराना है? एस्क्रो अकाउंट होता है जनरली। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर
बैंक को या जो एस्क्रो अकाउंट है वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए होते हैं कि कब पेमेंट रिलीज करनी है उस कंपनी को। यानी आपने तो अकाउंट में पैसे डाल दिए, ऐसा नहीं कि वो कंपनी जब मन में आए पैसे निकाल ले, वैसा नहीं होता। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि सेल डीड हो गई तो हम निकालेंगे, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो हम निकालेंगे, या फिर फलाना ढिमकाना टर्म्स एंड कंडीशन, वो आप अपने हिसाब से वो पढ़ सकते हैं और उस पर एग्री कर सकते हैं। वो करने के बाद जब प्रॉपर्टी का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, सेल डीड वगैरह कंप्लीट हो जाती है, उसके पहले आपको वो पेमेंट करनी होती है, जो रेगुलरली आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो उसके हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वैसे पेमेंट होती है। इसके अलावा आप क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए ये जो बिजनेस मॉडल है और फ्रैक्शनल ओनरशिप, ये अभी सेबी के अंडर भी आ रहा है। सेबी इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दिस, और ऐसी बातें चल रही है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आर्टिकल्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं कि सेबी भी अब इसको रीट्स जैसा ट्रीट करेगा। रीट्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो रीट्स में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास 5 लाख भी नहीं है, अगर आपको मंथली कुछ अमाउंट डालना है तो आप रीट्स थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रीट्स की बात हो गई, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो रीट्स के बारे में भी आप एक वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपके नाम पे आ गई फ्रैक्शनल ओनरशिप में। अब प्रॉपर्टी के कुछ छोटी छोटी चीजें होते हैं, जैसे ये जो है ना, ये जो कंपनीज होती है, ये अच्छी अच्छी कंपनीज को रेंट आउट करती हैं या फिर एचएनआई को रेंट आउट करती है, सो दैट रेंट लेने में कोई दिक्कत ना हो। और मान के चलिए अगर कोई स्पेस है, कॉर्पोरेट स्पेस है, वहां पर छोटा मोटा मेंटेनेंस आ गया या कुछ आ गया, तो ये सारा काम वो कंपनी देती है, जिसके अगेंस्ट वो एक स्मॉल परसेंटेज, जनरली 1% या 0.5% वो चार्ज करती है, विच इज ओके, क्योंकि वो काम उतना कर रहे हैं, लीगल और कंप्लायंस रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए, आप एज एन इन्वेस्टर आपको इसके क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो आपका सबसे पहला ये है कि आपको एक साथ में 1 करोड़ का लोन नहीं लेना। आपके पास जितना पैसा है और वो अगर उस क्राइटेरिया में बैठा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ प्रपोर्शन आपको रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर मिल जाता है, विथ रिटर्न्स विच कैन बी इक्विवेलेंट टू स्टॉक मार्केट। तो ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन की बात हमने कर ली, लोअर एंट्री बैरियर की हमने बात कर ली। इसके बाद क्या होता है कि आपको रेंटल यील्ड मिलती रहती है, तो एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी एक अलग से कैश फ्लो आ जाता है। अब इसमें तो ये अगेन जैसे मैंने कहा अच्छी बात है। दूसरा चैलेंज क्या है, देखिए क्या होगा अगर मुझे बेचना है, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जनरली आप उनको बता सकते हैं कि देखिए मुझे बेचना है, और 60 to 90 डेज में ये कोई दूसरा इन्वेस्टर को वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, दैट इन्वेस्टर कम्स इनटू प्लेस एंड यू कैन एग्जिट। तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जहां पर वो क्लियरली आपको बताते हैं कि अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर यही सोचे कि अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और आपको एग्जिट करना है, आपको ब्रोकर के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, 10 बार यहाँ वहां जाना पड़ेगा, तो ये सारा तामझाम आपको नहीं करना है। यहाँ पर वही कंपनी है जो मैनेज करती है ये सारी चीजें ऑन योर बिहाफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज टैक्सेशन। अब टैक्सेशन क्या है, द सेम टैक्सेशन अप्लाइज जो आप एक घर खरीदते हैं और उसमें जो आपको बेनिफिट मिलते हैं और जो टैक्सेस आप पे करते हैं, तो रेंट विल बी टैक्स्ड ऑब्वियसली एट योर टैक्स स्लैब। तो आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से वो रेंट चार्ज होगा, सॉरी टैक्स चार्ज होगा। और उसके अलावा देखिए टैक्स बचाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे एचईएफ क्रिएट कर सकते हैं और वहां से जो कैपिटल गेन आ रहा है तो उसको वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीए आपको ढंग से बता पाएगा। मुझे इन्फॉर्मेशन है बट इट मे नॉट बी 100% एक्यूरेट, या फिर वो सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल हो, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो वो तो आपको अपने सीए से ही कराना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और जो दर्शक ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, वो स्मॉल टाइम ब्रोकर्स या बिग टाइम ब्रोकर्स या डेवलपर्स पे रिलाई कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपको अगर प्रॉपर्टी में ही निवेश करना है तो फिर ये सारे ऑप्शंस है ना, ये सारे ऑप्शंस को जरा एक्सप्लोर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सो आई होप इस व्लॉग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडिया आया होगा, एजुकेशन मिली होगी। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। वांडरर पाटिल साइनिंग ऑफ, बाय।